अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स मैं अब इंशाल्लाह ताला रेगुलर जो है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के एंटी टेस्ट की तैयारी के लिए आपको अपने लेक्चर अपलोड करता रहूँगा। मैं इंशाल्लाह अपने लेक्चर्स में आपको तमाम यूनिवर्सिटीज़ की मेरी कोशिश होगी कि तैयारी कराऊँ। चाहे आप नस्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट दें, चाहे फास्ट का, चाहे गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट का, चाहे प्यास का, चाहे एयर का, बहरिया का, लम्स का, तमाम कॉमसेट्स यूनिवर्सिटीज़ जो हैं। इसी तरह से ई कैट का जो टेस्ट होगा वो भी इंशाल्लाह मेरे लेक्चर में आपको कवर हो जाएगा। ईटा का जो टेस्ट है केपीके यूनिवर्सिटीज़ के लिए कोई भी स्टूडेंट्स ईटा का टेस्ट देना चाहें तो वो भी इंशाल्लाह मेरे लेक्चर में कवर हो जाएगा। इसके अलावा एनटीएस का टेस्ट, एनटीएस और ऑल अदर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जितनी भी बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं इंशाल्लाह अपने लेक्चर में वो तमाम ऐसे टॉपिक्स और क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके इन तमाम यूनिवर्सिटी के एंटी टेस्ट को क्लियर करने में और अच्छे नंबर लेने में हेल्पफुल होंगे। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह मैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अहम टॉपिक जिनमें से क्वेश्चन बन कर आते हैं वो भी शेयर करूंगा, और उन टॉपिक्स के साथ जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के ओरिजिनल पास्ट पेपर क्वेश्चंस हैं वो भी मैं साथ साथ हर टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में आते हैं वो भी मैं साथ करता जाऊंगा, ताकि आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो। इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी। आपने मेरे लेक्चर्स को मुकम्मल सुनना है, और उनमें से जो क्वेश्चन मैंने बनाए हैं वो ओरिजिनल पास्ट पेपर क्वेश्चन है, चाहे वो फास्ट हो, चाहे वो नस्ट हो, या बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इंशाल्लाह आप मेरे लेक्चर सुनेंगे तो आपकी 100% तैयारी होगी। नेक्स्ट टॉपिक है रैशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स रैशनल नंबर क्या होता है? अगर आप देखें तो इसके अंदर ये लफ्ज़ है रेशो, तो मैं इसी लफ्ज़ से डेफिनेशन बनाता हूं। पहले मैं सादा लफ्ज़ों में डेफिनेशन को एक्सप्लेन करता हूं। रेशो ऑफ टू इंटीजर्स प्रोवाइडेड दैट, साथ ये कंडीशन होनी चाहिए, रेशो ऑफ टू इंटीजर्स प्रोवाइडेड दैट डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो। यानी जब भी हम कोई टू इंटीजर्स की रेशो लेंगे तो उसमें तीन कंडीशंस होनी चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो ना हो और पी क्यू के अंदर कोई कॉमन फैक्टर ना हो। यानी ये पी और क्यू जो है ये क्या हो, ये लोएस्ट फॉर्म में हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। ये तो सादा लफ्जों में रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। क्या? रेशो ऑफ टू इंटीजर प्रोवाइडेड दैट डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो। लेकिन अगर कंप्लीट मैथमेटिकल फॉर्म में इसकी डेफिनेशन देखनी है तो यूं देखेंगे, अ नंबर विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, यानी फ्रैक्शन फॉर्म में होगा रैशनल नंबर, वेयर तीन बातें होंगी। पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स, पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हो, डिनोमिनेटर जीरो ना हो, एंड ये तीसरी बात, पी एंड क्यू हैविंग नो कॉमन फैक्टर, यानी इनमें कोई कॉमन फैक्टर ना हो। मिसाल के तौर पर ये देखें 10/8 है, फर्ज कर लो ये पी बाय क्यू फॉर्म में लिखता हूं 10/8, तो इनमें बच्चों कॉमन फैक्टर 2 है। दोनों में पी और क्यू में कॉमन फैक्टर क्या है? 2। तो ये रैशनल नंबर के सेंस में ये रैशनल नंबर नहीं होगा। इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, यानी इसमें 2 कॉमन है, वो डिस्कार्ड कर लें इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, तो 5/4 दिस इज रैशनल नंबर। तो सादा लफ्जों में, आसान लफ्जों में आप यूं याद रखें, रेशो ऑफ टू इंटीजर्स प्रोवाइडेड दैट डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो एंड दिस फॉर्म मस्ट बी सिंपलेस्ट फॉर्म। और अगर मैथमेटिकल फॉर्म में देखना हो तो यूं देख लें कि पी बाय क्यू ये फ्रैक्शनल फॉर्म, ये रैशनल नंबर होगी बशर्ते कि पी और क्यू दोनों इंटीजर्स हों, डिनोमिनेटर जीरो ना हो और इन दोनों में कोई चीज कॉमन ना हो। आए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने हैं कि क्वेश्चन कैसे बनकर आ सकता है। ये क्वेश्चन मैंने बनाया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर, इनमें से कौन सा नंबर रैशनल नंबर है? तो क्या इसका आंसर पाई होगा? इसका आंसर ई। ये ई क्या है स्टूडेंट्स? ये ई जो है आयलर्स कांस्टेंट है। जब हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेकेंड ईयर के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो उसमें जो बेस ई होता है, ई इज एन आयलर्स कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स पाई भी रैशनल नंबर नहीं है।
आयलर कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 2.71, इस तरह से आगे इनफाइनाइटली नंबर्स चलते रहते हैं, तो ई भी रैशनल नंबर नहीं है। 10/8 अभी मैंने कहा और 5/4, तो इनमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ये डी ऑप्शन सही है। 10/8 ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, P by Q दैट शुड बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म और लोएस्ट फॉर्म। याद रखें, जब भी हम रैशनल नंबर के सेंस में देखेंगे P by Q फॉर्म, P बटे Q फॉर्म को, तो P बटे Q फॉर्म दैट शुड बी सिंपलेस्ट फॉर्म होनी चाहिए, लोएस्ट फॉर्म होनी चाहिए, यानी इनमें कोई कॉमन एट ए टाइम दोनों में कोई चीज कॉमन ना हो। अगर कोई कॉमन वैल्यू होगी तो फौरन हम उसको कॉमन लेकर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तब वो रैशनल नंबर होगा। तो इसमें से रैशनल नंबर कौन सा है, 5/4। इनके लिए आगे मैं आ रहा हूं, थोड़ी देर बाद इन पे भी डिस्कशन करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर, इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है, 7/0, इनफिनिटी, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर। इसका भी सही ऑप्शन डी है। भला क्यों स्टूडेंट्स, बाकी तीनों बातें इनमें से किसी एक फॉर्म पर पूरा नहीं उतरी। जैसे ये चीज देखो, तो 7/0, तो डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर की पहली कंडीशन क्या है, रैशनल नंबर की कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए सेकंड कंडीशन क्या है, 0 है नीचे वाला नंबर, तो ये Q को 0 नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन पर ये चीज पूरी नहीं उतर रही। रैशनल नंबर के लिए ये 3 कंडीशन है, पी क्यू को इंटीजर होना चाहिए। अब ये भी नंबर रैशनल नंबर नहीं है, क्यों, इसमें √2 जो है ये इंटीजर नहीं है। पी ऊपर वाला नंबर भी इंटीजर होना चाहिए, नीचे वाला नंबर भी इंटीजर होना चाहिए। स्टूडेंट्स इंटीजर क्या, मैं अपने पहले एक लेक्चर में बता चुका हूं, मैं फिर बता रहा हूं। याद रखें, आसान लफ्जों में इंटीजर पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर का कॉम्बिनेशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर्स का कॉम्बिनेशन। होल नंबर वैसे ये होते हैं, अगर मैं इसी के साथ थोड़ी देर के लिए नेगेटिव होल नंबर्स लूं तो फिर वो यूं समझ लें, 0 से इधर नेगेटिव होल नंबर्स, तो पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स का कॉम्बिनेशन ये इंटीजर्स होते हैं, और इसको हम Z से डिनोट करते हैं। तो नीचे वाला नंबर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, P Q दोनों इंटीजर होने चाहिए। यहाँ पे √2 जो है ये तो इंटीजर नहीं है, लिहाजा P by Q फॉर्म ये जो है इट इज नॉट रैशनल नंबर। और ये जो है 3 ये करेक्ट ऑप्शन है। 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, तो ये P by Q फॉर्म है, ये इस डेफिनेशन पे पूरा उत्तर है। Which of the following is not rational number? इनमें से कौन सा नंबर रैशनल नंबर नहीं है, बताएं जी। यस, इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। स्टूडेंट्स ये भी रैशनल नंबर है, थोड़ी देर बाद मैं बता दूंगा कि ये √16 ये कैसे रैशनल नंबर है। ये भी रैशनल नंबर है, थोड़ी देर बाद इसका भी पता चल जाएगा। और ये स्क्वायर √√ काट के 2 बनता है। 2 अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, कोई भी इंटीजर जो होगा वो रैशनल नंबर होता है, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो है रैशनल नंबर है। तो हमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, पाई स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देयर इज नो रैशनल नंबर फॉर द इक्वेशन x square is equal to a if a is। स्टूडेंट्स ये NET का ओरिजिनल क्वेश्चन है, पास्ट पेपर में से देखें तो एग्जैक्टली ये पास्ट पेपर में से आया हुआ ये एक क्वेश्चन है, ओरिजिनल नस्ट यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल क्वेश्चन है। देयर इज नो रैशनल नंबर फॉर द इक्वेशन x square is equal to a if a is, आगे ये ऑप्शन है। पहले मैं ये बताता चलूं कि स्टूडेंट्स किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर, किसी भी MCQ के अंदर जब कोई इक्वेशन दी जाए तो पहले तो हमने उस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करके फिर उस पर डिस्कशन करनी है। तो ये इसमें ये इक्वेशन है x square is equal to a। आप पहले बच्चों इसको सॉल्व कर लो। इसका √, अब हम दोनों तरफ लेंगे, इधर स्क्वायर √√ कैंसिल हो जाएगा, तो a की ये वैल्यूज हैं। अब हम देखेंगे कि अब ये रैशनल नंबर कब नहीं होगा, x is equal to a√√ या -a√√ ये कब रैशनल नंबर नहीं होगा, ये देखना है कि देयर इज नो रैशनल नंबर, कब ये रैशनल नंबर नहीं होगा। दूसरे लफ्जों में ये कब इररैशनल नंबर होगा,
यानी ये रैशनल नंबर नहीं होगा, दूसरे लफ्जों में ये कब इर्रेशनल नंबर होगा। तो इसमें स्टूडेंट्स आपको ये दो जो है ना ऑप्शन ये कंफ्यूज कर रहे होंगे कि इनमें से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। मैं बाकी ऑप्शंस पर थोड़ी देर बाद डिस्कस करने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। बेसिकली किसी भी नंबर पर जब अंडर रूट होगा तो वो नंबर रैशनल है या नहीं है, ये थोड़ी देर बाद मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैं इस ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बात बताता हूं। इन दोनों में से जो बेस्ट ऑप्शन है नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जब ए परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो फिर उसका जो अंडर रूट होता है वो हमेशा क्या होता है, रैशनल नंबर नहीं होता, दूसरे लफ्जों में वो इर्रेशनल नंबर होता है। अब कई बच्चे कहेंगे सर प्राइम नंबर का अंडर रूट भी तो इर्रेशनल होता है। तो स्टूडेंट्स इस सेट के अंदर इन वैल्यूज के अंदर ये वैल्यूज आ जाएंगी। जब भी कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो उनमें प्राइम नंबर्स भी आ रहे होंगे। तो बेस्ट ऑप्शन ये है। वैसे मैं बताता चलूं, किसी भी नंबर का अंडर रूट अगर अंदर नंबर प्राइम नंबर हो, कोई भी प्राइम नंबर है उसका अंडर रूट लें तो वो इर्रेशनल नंबर होता है। लेकिन अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी वो नंबर जिनको हम कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में लिख सकते हैं। 9 हो गया, 16 हो गया, 25 हो गया, और इनके अंडर रूट तो हमेशा क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। इट मीन अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर उसका अंडर रूट क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा, और वो फिर बेस्ट ऑप्शन हमारा ये बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल नंबर। तो अब हमने बताना कि इनमें से इर्रेशनल नंबर कौन सा होता है। स्टूडेंट्स इर्रेशनल नंबर क्या होता है, बहुत सारे लफ्जों के साथ जब आई आर यानी इर लफज आ जाए तो वो ओरिजिनल का अपोजिट लफज बन जाता है। रैशनल का अपोजिट क्या हो गया, इर्रेशनल। अब इर्रेशनल की डेफिनेशन क्या है, अ नंबर विच इज नॉट रैशनल, यानी जो इस डेफिनेशन पर पूरा ना उतर रहा हो। तो आए यहां पे देखें इनमें से कौन सा इर्रेशनल नंबर है। स्टूडेंट्स जो पाई है वो इर्रेशनल नंबर होता है। पाई की वैल्यू बेसिकली 3.14 के बाद इनफाइनाइटली ये आगे वैल्यू चलती रहती है। तो पाई एंड ई ये दोनों, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ई आयलर्स कांस्टेंट, पाई एंड ई ये याद रख लें, ये स्टैंडर्ड इर्रेशनल नंबर होते हैं। ये अगर कोई भी बंदा कॉमनली आपको पूछे कि कोई इर्रेशनल नंबर बोले तो आप फौरन पाई बोल दें या ई बोल दें। तो पाई इर्रेशनल नंबर। कई बच्चे कहते हैं सर 22/7 ये 22/7 ये भी तो पाई की वैल्यू है। नहीं बच्चे, ये पाई की वैल्यू नहीं है। हम नॉर्मली 22/7 लिख तो देते हैं पाई की जगह, लेकिन ये पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो ये p/q फॉर्म बन गया है। तो 22/7 ये रैशनल है, 3.14 ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। हर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर भी रैशनल होता है। तो पाई जो है वो इर्रेशनल है। कई बच्चे इन सारों को इर्रेशनल समझे हुए ये डी ऑप्शन कह देते हैं, तो वो गलत है। अब आए स्टूडेंट्स, मैं ये बताता हूं कि कुछ इस फॉर्म में जब नंबर्स होते हैं तो वो रैशनल होंगे या इर्रेशनल होंगे। कोई भी स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर जो फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा स्टूडेंट्स, तो वो हमेशा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। p/q फॉर्म में जब भी कोई नंबर होगा तो वो रैशनल होगा, बशर्ते के डिनोमिनेटर 0 ना हो और वो लोएस्ट फॉर्म भी हो। सारे इंटीजर्स हमेशा रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इंटीजर्स के नीचे हम खुद जो है 1 लिख लेते हैं। तो सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। बच्चों अगर कोई नंबर डेसिमल फॉर्म में होता है तो हमें क्या निशानी या उसकी क्या पहचान है कि हम बता सकें कि वो नंबर रैशनल है या इर्रेशनल है। स्टूडेंट्स याद रखें, डेसिमल फॉर्म में दो बातें होती हैं। क्या वो डेसिमल नंबर डेसिमल के बाद रोक रहा है, स्टॉपिंग डेसिमल नंबर या टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ये यानी डेसिमल की दो कैटेगरीज होती हैं। इशारिये के बाद, डेसिमल के बाद वो नंबर रोक रहा है तो उसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अगर वो नहीं रोक रहा तो उसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब आए जी, एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर वो हमेशा रैशनल होता है। डेसिमल के बाद कोई भी नंबर रोक रहा है, स्टॉपिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का मतलब है कि वो रोक रहा है, डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं स्टॉप कर रहा है। मसलन 2.1 ये हमेशा रैशनल नंबर होगा। इसको हम फौरन p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। ये देखो, ये डेसिमल को हटा के
21/10। अगर इसमें कोई कटती है वैल्यू तो काट लें, वरना यही रहेगी। तो कोई भी डेसिमल के बाद रोक रहे, फर्ज कर लो यही चीज देख लें 3.14 है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। अगर इनमें कुछ कॉमन होगा तो काट कर आप फिर इसकी पी बाई क्यू फॉर्म बनाएंगे और ये रैशनल नंबर होगा। तो डेसिमल के बाद अगर नंबर रोक रहा है, कहीं ना कहीं स्टॉप हो रहा है, तो वो जरूर डेसिमल, तो वो जरूर जो है वो रैशनल नंबर होगा। अब अगर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो उसमें दो बातें आ जाती हैं, रिकरिंग डेसिमल नंबर एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। रिकरिंग डेसिमल नंबर का मतलब यह है कि वो डेसिमल के बाद रीअक्कर हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। इसको आप पीरियोडिक डेसिमल या रिपीटेड डेसिमल नंबर भी कह सकते हैं। डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर रिपीट होता जा रहा है इनफाइनाइटली, है तो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, बट रिपीट होता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटेड है। मिसाल के तौर पर 5.121212 इस तरह से चलता जा रहा है। तो ये बच्चों हमेशा जो है ये रैशनल नंबर होगा। इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी बाकायदा एक टेक्निक है, वो फिलहाल मैं यहाँ पे नहीं बताता हूँ। आप सिर्फ इतना याद रखें कि हर वो नंबर जो रिकरिंग डेसिमल नंबर है, डेसिमल के बाद रिपीट होता रहता है, वो जरूर रैशनल होगा। अगर डेसिमल के बाद है नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, तो वो जो है वो फिर इररेशनल होगा। फर्ज कर लो ऐसे 2198 इस तरह से आगे चलता जाए, नॉन टर्मिनेटिंग है और डेसिमल के बाद रिपीट नहीं हो रहा, तो ये इररेशनल नंबर है। फिर इसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग यानी डेसिमल के बाद वो खत्म नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो अगर उसमें इस तरह से कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, पैटर्न जो है वो रिपीट हो रहा है, पीरियोडिक फॉर्म में है, तो वो जरूर रैशनल होगा। और अगर कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा तो वो इररेशनल होगा। डेसिमल में ये पहचान देख लें। नेक्स्ट, अगर कोई नंबर अंडर रूट की फॉर्म में है तो वो रैशनल है या नहीं है। स्टूडेंट्स इसमें दो बातें याद रख लें। अगर अंडर रूट के अंदर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, अभी हमने ये बात की थी, परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये ओवरऑल ये वैल्यू रैशनल होगी। ओवरऑल ये वैल्यू क्या होगी? रैशनल होगी। मसलन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होंगे? अंडर रूट के अंदर आप देखें 9 होगा, अंडर रूट के अंदर 16 होगा, अंडर रूट के अंदर 49 होगा, अंडर रूट के अंदर 36। तो बेसिकली वो स्क्वायर अंडर रूट कट जाता है। जब स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा तो फिर वो नंबर क्या बनेगा? डेफिनेटली एक इंटीजर बनेगा। और अभी मैंने कहा कि तमाम इंटीजर्स को हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये देखो 7 है, 7 के नीचे खुद आप 1 लिख लें, पी बाई क्यू फॉर्म बन गई, ये रैशनल नंबर। तो कोई भी अंडर रूट में नंबर है तो कैसे पता चलेगा कि ये रैशनल है या इररेशनल है? अगर वो नंबर अंडर रूट के अंदर इटसेल्फ परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है तो ओवरऑल टोटल वो वैल्यू क्या बनेगी? रैशनल होगी। लेकिन अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 2 है, 3 है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इनका अंडर रूट ये फिर क्या होगा? इररेशनल नंबर होगा। तो ज्यादातर इररेशनल नंबर की ये निशानी होती है कि अंडर रूट के अंदर जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उस पूरी वैल्यू को हम क्या कहेंगे? इररेशनल वैल्यू। या फिर दूसरी बात यह है कि नॉन टर्मिनेटिंग है और डेसिमल के बाद रिपीट पैटर्न नहीं है, तो वो क्या होगा? इररेशनल नंबर होगा। ये वाला नंबर इररेशनल, इस फॉर्म में जो नंबर होगा वो इररेशनल होगा। साथ इस तरह के जो है नंबर अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, ये भी क्या होंगे? इररेशनल नंबर होंगे। आए नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पर हम मजीद कुछ टॉपिक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स इनइक्वालिटी से रिलेटेड है, उससे मैंने कुछ एमसीक्यूज बनाए हैं। इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बोथ ए कॉमा बी आर पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव रियल नंबर, ए बी दोनों पॉजिटिव हैं, देन इससे ये चीज बन गई है 1/a इज लेस देन 1/b। तो अगर हम इससे ये प्रॉपर्टी बना रहे हैं तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी? ये क्या चीज होगी? प्रॉपर्टी का नाम क्या है? अब मैं हर ऑप्शन को पहले डिस्कस भी करता हूं। रेसिप्रोकल रूल क्या है, मल्टीप्लिकेशन रूल क्या है, एडिशन रूल क्या है,
गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन क्या है? इसका एक्चुअली इस एमसीक्यू का जो सही आंसर है वो तो है ये, लेकिन मैं तमाम जो ऑप्शंस हैं उन पर डिस्कशन कर लूं। स्टूडेंट्स, बेसिकली रेसिप्रोकल रूल क्या होता है? इनइक्वालिटी में जब भी हम अगर रेसिप्रोकल लें तो ऑर्डर चेंज हो जाता है। मसलन अगर मैं कहता हूं 10 इज लेस देन 1000, तो 1/10 एंड 1/1000, इसमें फिर ऑर्डर चेंज हो जाता है। तो ऐसी चीज आ जाए तो इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल रूल। लेकिन यहां पे फिर सर आपने मल्टीप्लिकेशन रूल क्यों लिखा है? बेसिकली अगर ये चीज मेंशन ना होती तो फिर तो हम कहते कि ये रेसिप्रोकल रूल है। ये चीज मेंशन होने के बाद इस चीज की वजह से ये बात बन रही है। क्यों? देखें बच्चों, ए बी दोनों पॉजिटिव हैं, तो इनका प्रोडक्ट यानी पूरा ए बी ये भी पॉजिटिव होगा। तो बेसिकली हमने क्या किया, 1/AB से इस पूरी इनइक्वालिटी को इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1/AB से। ये देखें A इज ग्रेटर देन B, तो हमने 1/AB से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 1/AB से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 1/AB से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो गौर करें अब बन क्या गया, A से A कट गया, B से B कट गया। 1/B दिस इज ग्रेटर देन 1/A, या 1/A इज लेस देन 1/B, इसमें या इसमें कोई फर्क नहीं। तो बेसिकली हमने क्या किया, AB इज पॉजिटिव, 1/AB इज आल्सो पॉजिटिव, तो 1/AB से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अगर स्टूडेंट्स ये चीज ना दी जाती तो फिर यहां पे हम कहते कि ये रेसिप्रोकल रूल लगा है। रेसिप्रोकल रूल में हम क्या करते हैं, जब भी हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो ऑर्डर चेंज हो जाता है, लेकिन इतनी बात ऐड करने से ये रिजल्ट बन रहा है। बेसिकली स्टूडेंट्स, आपको एनईटी में, फास्ट में, खासकर इन यूनिवर्सिटी का या प्यास का जब भी टेस्ट होगा तो उनमें ये बात को जरा घुमा फिरा के पेश करेगा, बात सीधी सीधी नहीं करेगा। कई बच्चे देखे ना, बात को सीधा समझते हैं तो वो गलत जवाब दे बैठते हैं। इतनी बात ना होती तो फिर ये रिजल्ट था, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी थी। इतनी बात ना होती तो फिर ये रिजल्ट था, ये प्रॉपर्टी थी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। लेकिन इतनी बात ऐड करने से ये रिजल्ट बन रहा है। बेसिकली ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, ए बी उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, 1/AB भी पॉजिटिव होगा। अब हमने क्या किया, 1/AB से मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट बन रहा है। फर्ज कर लो रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लग रही होती तो क्या होता, मसलन एक यूं मैं ऑब्जेक्टिव बना देता हूं सिंपल सा कि 10 इज लेस देन 1000, अभी मैंने बताया 1/10 दैट विल बी 1 ग्रेटर देन 1000। इसी तरह से यहां पे ऑप्शन होते तो फिर ये रेसिप्रोकल रूल की प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फॉर ऑल ABCD बिलोंग्स टू आर विच वन इज ट्रू। स्टूडेंट्स, हमेशा मैं फिर रिपीट करूं, क्वेश्चन के अंदर वो बात को घुमा फिरा के पेश करेगा। आप सीधी सीधी चीजों को पढ़ कर जाते हैं, एनईटी में बैठते हैं, आपके उधर रिजल्ट नहीं आता क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि बात सीधी सीधी पूछेगा। नहीं, हमेशा बात को दूसरे एंगल से घुमा फिरा के पेश करेगा। तो हमेशा वही बच्चा जो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल माइंड का है, जो थोड़ा सा समझने वाला है बात को, और वो बात को गौर फिक्र से देखता है, तदब्बर से सोचता है, समझता है, तब जाके तदबीर से बात बनती है, तब जाके सोचेगा तो वो बात को क्लिक करेगा। अब मिसाल के तौर पर मैंने ऐसे ही क्वेश्चन बनाया, एक्चुअल क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, एग्जैक्ट एनईटी से मिलते जुलते सवाल हैं। बहुत सारे सवाल जो होंगे मैं साथ बताऊंगा कि ये ओरिजिनल पास्ट पेपर में से एग्जैक्ट ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं, और कुछ क्वेश्चन उनसे मिलते जुलते होंगे, तो इंशाल्लाह आप जरूर क्लिक करेंगे। जैसे ये देखें, फॉर ऑल ABCD बिलोंग्स टू R मीन रियल नंबर, विच वन इज ट्रू। अब कई बच्चे जो हैं यहां पे कंफ्यूज होकर पहले ऑप्शन को ही यस कर बैठेंगे। क्यों? गौर करें, AC इज इक्वल टू BC, यहां C से कट गया, राइट कैंसिलेशन के लॉ के तहत दिस इंप्लाइज दैट A इज इक्वल टू B, बच्चा फौरन इसको टिक करेगा, बट ये ऑप्शन गलत है। क्यों? स्टूडेंट, यहां C से C कट तो गया है, लेकिन C के बारे में मेंशन तो नहीं है ना। अगर C 0 हो
फिर तो ये कैंसिलेशन नहीं हो सकती, क्योंकि जीरो से दोनों तरफ हम डिवीजन नहीं कर सकते। यहां सिर्फ इतना मेंशन किया गया है कि ए बी सी डी बिलोंग्स टू आर, फर्दर सी के बारे में मेंशन नहीं किया गया। तो अगर रियल नंबर में सी को देखें तो सी जीरो भी हो सकता है। जब सी जीरो होगा तो ये रूल वैलिड नहीं होगा, ये रूल फेल हो जाएगा, लिहाजा ये ऑप्शन भी नहीं है। इधर आ जाएं, ए इंटू ए इनवर्स इंटू ए, ये ये इनवर्स प्रॉपर्टी है, दैट इज इक्वल टू 1। लेकिन यहां पे ए जब जीरो होगा तो ये भी प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी। मेंशन होना चाहिए कि इनमें से कोई नंबर भी जीरो नहीं है, या ए जीरो नहीं है तो फिर ये चीज होती, सी जीरो नहीं है तो फिर ये चीज होती। मेंशन तो नहीं है कि ए बी सी है तो रियल नंबर, बट जीरो हो भी सकते हैं, यानी ये मेंशन नहीं, लिहाजा ये भी नहीं आंसर हो सकता, ये भी नहीं आंसर हो सकता। अब इस पे आए, ए ओवर बी इज इक्वल टू ए डी ओवर बी डी, इस रूल को कहते हैं गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। गोल्डन रूल अभी मैंने डिस्कशन करनी थी तो यहां पे ये मैं बता रहा हूं। एडिशन कभी आगे आ जाएगा, मैंने कहा ना कि मैं इन सबको बारी बारी डिस्कस करता हूं, तो एडिशन कभी आगे आ जाएगा। तो ये रूल भी नहीं यहां पे लग सकता, गोल्डन रूल ऑफ फ्रैक्शन। क्यों? डी के बारे में भी मेंशन नहीं है कि डी जीरो हो सकता है या नहीं, मेंशन तो नहीं है ना, लिहाजा ये रूल जब डी जीरो होगा तो ये भी नहीं वैलिड होगा। इसलिए इसका सही करेक्ट ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दीज। तो बच्चा मुमकिन है यहां पे फर्ज कर लो एक वो लिखता ऑल ऑफ दीज और साथ फिर नन ऑफ दीज लिखता, तो भी नन ऑफ दीज होना था, ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे ये मुमकिन है ए बी सी डी वगैरह जीरो हो तो सी जब जीरो होगा तो ये फेल हो जाएगी चीज, ए जब जीरो होगा तो ये फेल हो जाएगी चीज, डी जब जीरो होगा तो ये चीज फेल हो जाएगी। दैट्स व्हाई सही ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दीज। आगे चलें, ये क्या है क्वेश्चन? इफ -5 इज लेस देन -4 then 20 is greater than 16, name the property। अब यहां पे देखें बच्चों हुआ क्या है, ऑर्डर चेंज हो गया। स्टूडेंट्स जब भी इनइक्वालिटी में ऑर्डर चेंज हो जाए, ये देखो पर्टिकुलर नंबर आ गए, जब भी इनइक्वालिटी में पर्टिकुलर नंबर्स के वक्त ऑर्डर चेंज हो रहा हो तो दो बातों में से एक बात हो रही है। क्या? या तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लिकेशन हो रही है या रेसिप्रोकल लिया जा रहा है। इनइक्वालिटी में ऑर्डर चेंज कब होता है? रेसिप्रोकल लिया जा रहा होता है तब ऑर्डर चेंज होता है, या नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जा रहा होता है। यहां पे बच्चों ऑर्डर चेंज हो गया। ऑर्डर से मुराद स्टूडेंट्स ये वाली जो सिंबल्स है ना, ये इनइक्वालिटी में आती हैं, ओवरऑल इनको हम ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डर चेंज हो गया। ये बेसिकली ये जो सिंबल है लेस या ग्रेटर, ये दो वैल्यूज के दरमियान हमें कंपैरिजन बताती हैं कि लेट में 9 और 11 है तो मैं कहता हूं इनमें से कौन सा सिंबल डलेगा, तो यहां ये सिंबल डलेगा। तो ये बेसिकली ओवरऑल इनको ऑर्डर कहते हैं। जब ऑर्डर चेंज हो रहा हो पर्टिकुलर नंबर्स में, जब ऐसी चीज आए कि ये देखो ऑर्डर चेंज हो रहा है, तो दो बातों में से एक बात हो रही है, या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है या रेसिप्रोकल लिया जा रहा है। यहां पे देखो रेसिप्रोकल तो बनता नजर नहीं आ रहा, तो इट मीन नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इट मीन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है। ए ऑप्शन सही होगा। एडिशन प्रॉपर्टी नहीं है, अगले में एडिशन हो रहा है। ये देखो -3 इज लेस देन -2 implies that 0 is less than 1, name the property। तो ऑर्डर चेंज नहीं हुआ, इट मीन अब नेगेटिव से मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, मुमकिन है एडिशन हो रही हो या पॉजिटिव से मल्टीप्लिकेशन हो रही हो। जब ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा होगा तो भी दो बातें हैं, और जब ऑर्डर चेंज हो रहा होगा तो भी दो बातें हैं। क्या? जब ऑर्डर चेंज हो रहा होगा तो या नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया जा रहा है या रेसिप्रोकल लिया जा रहा है, और जब ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा तो फिर दो बातें कौन सी होंगी? या कुछ वैल्यू ऐड की जा रही है दोनों तरफ, या पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो देखो इसमें -3 के बाद 0 बन गया है, तो ये 3 दोनों तरफ क्या है? ऐड हो रहा है, तो इस प्रॉपर्टी का नाम होगा एडिशन प्रॉपर्टी। लेकिन कभी कभी पॉजिटिव वैल्यू से भी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, तब भी ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा, तो वो खुद सोचें कैसे सवाल होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। असल अब ये चैप्टर शुरू हो रहा है, मैं चैप्टर 1 के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं, तो अब जो है ये असल चैप्टर शुरू हो रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर।
पहले तो हिस्टोरिकली भी याद रख लिया करें कि मैट्रिसेस को किस बंदे ने इंट्रोड्यूस किया, कम्प्लेक्स नंबर को किस बंदे ने इंट्रोड्यूस किया, इसी तरह डेरिवेटिव को किस बंदे ने इंट्रोड्यूस किया। तो कभी कभी हिस्टोरिकली भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दैट्स वाई मैंने थोड़ा सा ये साथ मेंशन कर दिया। जर्मन मैथमेटिशियन था गास, जर्मन मैथमेटिशियन था गास, उसने बच्चों कम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस किया, उसने कंसेप्ट दिया कम्प्लेक्स नंबर को। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है जनरली उसको यूं लिखते हैं और ये डिनोट होता है जेड से। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है तो जनरली कैसे लिखा जाता है, ए प्लस बी आयोटा। इसमें ए क्या है, रियल पार्ट है, और ये बी क्या है, इसका इमेजिनरी पार्ट है। स्टूडेंट्स गौर करें, यहाँ पे एमसीक्यू बनकर आ जाता है और ये आया हुआ है एमसीक्यू। अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम b को 0 ले लें तो वो कम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाता है, क्या कहलाता है। इफ b यानी इमेजिनरी पार्ट को हम 0 कर दें तो वो कम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा। अब इसमें आप जरा 0 पुट कर लें, a प्लस 0 होता, z बन गया a, z बन गया a, दिस इज अ रियल नंबर। प्योर रियल कह लें या रियल नंबर, यानी अगर किसी कम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट को 0 कर दिया जाए, b को 0 ले लिया जाए, तो वो कम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाता है, वो फिर रियल या प्योर रियल कहलाता है। अगर रिवर्सली हम रियल पार्ट को 0 ले लें, यानी a को 0 ले लें, तो फिर क्या होगा, फिर बेटा यही कम्प्लेक्स नंबर, अब हम इसमें a को 0 पुट करते हैं, 0 प्लस b आयोटा, फिर ये बी आयोटा बन गया, z इक्वल टू बी आयोटा। इस तरह की जो फॉर्म होती है इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर या प्योर इमेजिनरी नंबर। जब z इज इक्वल टू बी आयोटा होगा, जैसे 7 आयोटा है, 3 आयोटा है, -5 आयोटा है, तो इनको हम इमेजिनरी वैल्यू या इमेजिनरी नंबर कहते हैं। सिंपल याद रख लो, सिंपल कोई इस तरह से नंबर हो 9, 7, 8, ये कम्प्लेक्स नंबर है। इन तमाम कम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट 0 है और इस कम्प्लेक्स नंबर को हम क्या कहेंगे, दैट इज प्योर रियल नंबर। और अगर रियल पार्ट 0 हो जाए तो जो कम्प्लेक्स नंबर होगा वो फिर क्या बन जाएगा, प्योर इमेजिनरी नंबर। रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन लिया जाए तो वो फिर ये फॉर्म बन जाती है, रियल और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन। अब असल जो टॉपिक आ रहा है जिसमें मेरे पास बड़ी बेहतरीन डिस्कशन और बड़ी बेहतरीन उसमें मैंने आपको ट्रिक्स बतानी है, पावर्स ऑफ आयोटा। इससे रिलेटेड हमेशा एमसीक्यूज आता है। तो पहले मैं बता लूं व्हाट इज आयोटा। आयोटा जो है ये -1 अंडर रूट के बराबर है। आयोटा स्क्वायर क्या होगा, दैट इज इक्वल टू -1। अब हम अगले व्हाइट बोर्ड पर डिस्कस करने जा रहे हैं पावर्स ऑफ आयोटा। और पावर्स ऑफ आयोटा में से हमेशा स्टूडेंट, जो मैं अभी ट्रिक्स बताने जा रहा हूं, हमेशा क्वेश्चन आता है। स्टूडेंट्स अभी मैंने आपको बताया कि आयोटा की पावर जो 2 होती है वो -1 होती है। इसी तरह अगर आप आयोटा पावर 4 ले लें तो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, तो वो -1 इंटू -1 वो क्या बन जाती है, 1 वैल्यू। तो आयोटा 4 पावर 1 होती है। ये बात अब आपने ध्यान में रखनी है। आए अब आए पावर्स ऑफ आयोटा का आपको मैं डिस्कस करता हूँ। जब भी स्टूडेंट्स आयोटा की कोई भी पावर होगी तो रिजल्ट हमेशा 1, -1 आयोटा या माइनस आयोटा। जब भी आयोटा की कोई पावर हम इंटीजर फॉर्म में लेंगे, यानी पॉजिटिव पावर होगी या नेगेटिव पावर होगी, तो उसका आंसर ये इनमें से बाहर नहीं होगा। फर्दरमोर अगर आयोटा की इवन पावर होगी तो फिर आंसर 1 और -1 होगा, और अगर आयोटा की ऑड पावर होगी तो फिर आंसर आयोटा या माइनस आयोटा होगा। और मजीद आगे चलें स्टूडेंट, जब भी आयोटा की इवन पावर होगी, बहुत सारे लोग इसको आयोटा स्क्वायर में ब्रेक करके कराते हैं, नहीं, आप ये बात याद रख लें, जब भी आयोटा की इवन पावर होएगी और वो इवन पावर 4 पर पूरी पूरी डिवाइड हो जाए तो फिर आपने आयोटा की उस इवन पावर का आंसर क्या होगा, 1 होगा। आयोटा की इवन पावर है एंड दैट पावर इज डिविजिबल बाय 4, फिर हमेशा उसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। आए जैसे अभी मैंने बताया आयोटा की 4 पावर है वो 1 है। इसी तरह आयोटा की 8 पावर है तो वो जो है 4 पर पूरी पूरी डिवाइड हो रही है, उसका आंसर भी 1 होगा। कोई भी आयोटा की इवन पावर है तो उसका अगर वो पावर 4 पर डिवाइड हो रही है तो आंसर 1 है, अदरवाइज आंसर क्या होगा, -1 होगा। कोई भी आयोटा की इवन पावर है।
ये दोनों का आंसर 1 होएगा, लेकिन फर्ज कर लो अयोटा की पावर 6 है। अब ये इवन तो है लेकिन 4 पर डिवाइड नहीं हो रही, इसका आंसर क्या होगा? -1 होगा। अयोटा की पावर 10 है, ये है तो इवन पावर लेकिन 4 पर डिवाइड नहीं हो रही, आंसर क्या होगा? -1 होगा। कोई भी अयोटा की पावर इवन है और अगर वो 4 पर डिवाइड हो जाए तो आंसर 1 है, अगर 4 पर डिवाइड नहीं हो रही, पूरी पूरी डिवाइड नहीं हो रही इवन पावर, तो फिर आपने आंखें बंद करके उसका आंसर क्या लिखना है? -1। अब फर्ज कर लो इवन पावर है बट बहुत बड़ी वैल्यूज हैं, तो स्टूडेंट्स याद रख लें 4 पर डिविजिबल का एक रूल है। कोई भी वैल्यू अगर 4 पर डिविजिबल है तो उसका ये रूल है कि अगर उस नंबर के आखिरी 2 डिजिट, कोई भी वैल्यू के आखिरी 2 डिजिट अगर वो पूरे पूरे 4 पर डिवाइड होते हैं तो वो सारी वैल्यू भी 4 पर डिवाइड होगी। ये 4 पे डिविजिबिलिटी का रूल है। कोई नंबर अगर चेक करना है कि वो 4 पर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो उसका तरीकेकार क्या है? आखिरी 2 नंबर राइट साइड से जो 2 नंबर हैं, यूं कह लें कि ये जो यूनिट प्लेस और 10th प्लेस डिजिट है, अगर ये पूरे पूरे 4 पर डिवाइड हो रहे हैं ये डिजिट, तो वो पूरा नंबर भी 4 पर डिवाइड होगा। अब ये देखो ये 46 4 पर डिवाइड नहीं हो रहा पूरा पूरा, दैट्स वाई ये नंबर भी 4 पूरा 4 पे डिवाइड नहीं होगा, तो इसका आंसर फिर क्या होगा? -1 है। तो ये इवन नंबर पूरी वैल्यू, लेकिन ये 4 पर डिवाइड नहीं हो रही, लिहाजा आंसर क्या होगा? -1। ये नंबर देखें, ये है तो इवन नंबर, क्या ये 4 पर डिवाइड हो रहा है? किसी भी नंबर को देखना हो 4 पर डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो ये जो इधर वाले राइट साइड से 2 डिजिट है इनको देखें। अगर ये 10 4 पर डिवाइड हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी 4 पर डिवाइड होगा। 10 4 पर डिवाइड नहीं हो रहा, इट मीन ये पूरा नंबर भी 4 पर डिवाइड नहीं होगा, इसका आंसर -1 होगा। इसको देखें, ये राइट साइड से यानी यूनिट प्लेस और 10 प्लेस डिजिट देखें, ये 20 बन रहा है, 24 पर डिवाइड हो रहा है, ये पूरा नंबर फिर 4 पर डिविजिबल होगा, तो इसका आंसर फिर 1 है। अगर इवन नंबर है और वो पूरा नंबर 4 पर डिवाइड हो जाए तो आंसर 1 होगा, अगर वो नंबर 4 पर डिवाइड इवन पावर नहीं हो रही तो आंसर क्या होगा? -1। ये इसी तरह से। अब गौर करें, मैंने ये 2 इवन पावर ली हैं, कंसेक्टिव इवन पावर, उनमें से एक का आंसर 1 है और दूसरी का आंसर क्या है? -1। 12 जो है वो फौरन 4 पर डिवाइड हो रही है, 14 4 पर नहीं डिवाइड हो रही, तो इनका में से एक का आंसर 1 और दूसरे का -1। तो यहां से एक रिजल्ट बन रहा है, सम ऑफ 2 कंसेक्टिव इवन पावर्स, उनका सम लें अयोटा की पावर्स का तो वो आंसर 0 होगा। कोई से भी 2 कंसेक्टिव इवन पावर्स हैं अयोटा की, उनमें से एक कंसेक्टिव इवन पावर्स में से एक इवन पावर 4 पर डिवाइड हो रही होगी, तो अगली इवन पावर जो है वो 4 पर, या उससे पिछली इवन पावर वो 4 पर डिवाइड नहीं हो रही होगी। इन दोनों का सम लेंगे, आंसर 0 होगा। क्यों? क्योंकि इनमें से एक का आंसर 1 और दूसरी का -1 है। 1 और -1 ऐड होकर रिजल्ट 0 देंगे। अब आए अयोटा की अगर ऑड पावर है तो फिर आंसर या ये होगा या ये होगा, अयोटा होगा या माइनस है। अब पता कैसे चले स्टूडेंट? जब भी अयोटा की ऑड पावर है तो उसमें से एक पावर आप ब्रेक कर लें। ऑड में से जब भी एक स्प्लिट करेंगे तो पीछे एक जो पावर बचेगी वो इवन बचेगी, और इवन पे आप ये रूल लगाएं, अगर वो इवन पावर 4 पे डिवाइड हो रही है तो 1 होगा आंसर, अयोटा से मल्टीप्लाई होकर अयोटा आंसर बनेगा। अगर वो इवन पावर 4 पर डिवाइड नहीं हो रही तो -1 आंसर होगा, अयोटा से मल्टीप्लाई होकर माइनस अयोटा बनेगा। कोई भी अयोटा की ऑड पावर है उसको इस तरह से सॉल्व करें, क्या उसमें से एक अयोटा ब्रेक करें, स्प्लिट करें, पीछे इवन की जरूर, पीछे अयोटा की इवन पावर बचेगी और उस इवन पावर को इस रूल के तहत देखें। ये 12 है, 12 4 पर डिवाइड हो रहा है, अयोटा इंटू 1, अयोटा इंटू 1 दैट इज अयोटा। ये 15 पावर है, ऑड नंबर है, इसमें से एक अयोटा ब्रेक करें, पीछे अयोटा 14, 14 इवन है बट ये 4 पर डिवाइड नहीं हो रही, ओवरऑल आंसर क्या बनेगा? माइनस अयोटा। अब यहां पे भी देखें बिल्कुल वही बात, सम ऑफ 2 कंसेक्टिव ऑड पावर्स ऑफ अयोटा, उनका सम जब लेंगे तो आंसर क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि उनमें से एक वैल्यू अयोटा होगी और दूसरी माइनस अयोटा होगी, उनका सम बनाएंगे तो 0 हो जाएगा। ये देखो अयोटा पावर 107 प्लस अयोटा पावर 109, इनमें से एक अयोटा का की पावर का आंसर 1 अयोटा बनेगा, इनमें से एक वैल्यू का आंसर
अयोटा बनेगा और दूसरी का क्या बनेगा, माइनस अयोटा, दोनों का सम क्या बन जाएगा, 0। तो अब मजीद एक और रिजल्ट बना, क्या, द सम ऑफ एनी 4 कंसेक्टिव पावर्स ऑफ अयोटा, उनका सम क्या होगा, 0। जब भी बेटा 4 कंसेक्टिव पावर होंगी तो उनमें से 2 इवन पावर होंगी, 2 ऑड पावर होंगी, और इवन पावर का सम भी 0, ऑड पावर का सम भी 0, ओवरऑल चारों का सम क्या होगा, 0। क्या मतलब, इसका आंसर और इनका आंसर, इनमें से एक अयोटा और दूसरा माइनस अयोटा होगा, ये इवन है, इनमें से एक 1 और दूसरी -1 होगी, टोटल सम क्या बनेगा, 0। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ओरिजिनल पास्ट पेपर क्वेश्चन है, नस्ट का पास्ट पेपर क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन आया हुआ है। अयोटा की पावर के, सिग्मा अयोटा पावर के वेरीज फ्रॉम 1 to 100। सिग्मा स्टैंड्स फॉर सम। सेकेंड ईयर का जो बच्चा होगा वो फौरन सिग्मा का मतलब समझ गया होगा, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट शुरू में फर्स्ट ईयर में होंगे, मेरा ये लेक्चर देख रहे होंगे, तो सिग्मा उनके लिए बता रहा हूँ, सिग्मा सम को कहते हैं। तो अब इसकी ये ओपनिंग फॉर्म है, इसको ओपन किया तो ये चीज बन गई, अयोटा की पावर 1 प्लस अयोटा पावर 2 अप टू 100। अब क्या है, 4 के पेयर्स बना लो, 4 के कॉम्बिनेशन बना लो, तो ये 25 पेयर्स बनेंगे, यानी ऐसे, ये अगली 4 का सम, अगली 4 का, इस तरह 25 पेयर्स बन जाएंगे, और हर 4 का सम क्या है, कंसेक्टिव पावर का सम 0 है, तो ये ओवरऑल रिजल्ट क्या बनेगा, 0। स्टूडेंट्स, अयोटा की नेगेटिव पावर्स पे भी यही रिजल्ट होता है, कैसे, ये देख लें, ये क्वेश्चन है, फर्ज कर लो। तो इसमें स्टूडेंट्स गौर करें, ये वाली वैल्यू 1 ओवर अयोटा होगी, और ये वाली वैल्यू ऑड है, ये -1 ओवर माइनस अयोटा होगी, ये दोनों कट जाएंगे, 1 ओवर अयोटा एंड 1 ओवर माइनस अयोटा। सिमिलरली ये आंसर 1 ओवर -1 और ये आंसर 1 ओवर 1 है, ये भी कट जाएंगे। तो 4 कंसेक्टिव इस तरह से रेसिप्रोकल फॉर्म में पावर्स हो या इस तरह से हो, आंसर 0। ये देखें, नेगेटिव पावर इसमें या इसमें कोई फर्क नहीं, इस रिजल्ट में नेगेटिव 4 कंसेक्टिव पावर्स हो या रेसिप्रोकल फॉर्म में हो, उनका सम भी 0 है, यूं समझ लें या यूं समझ लें। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है नस्ट का, ओरिजिनल पास पेपर क्वेश्चन आया हुआ है नस्ट का। 1 ओवर अयोटा पावर के वेरीज फ्रॉम 1 to 5, ये ऑप्शन है। तो इनमें से बेहतरीन जो बेस्ट ऑप्शन है वो ये है, बेस्ट ऑप्शन ये है। कैसे, 1 ओवर अयोटा पावर के वेरीज फ्रॉम 1 to 5, मतलब 1 ओवर अयोटा स्क्वायर, अयोटा 4, 1 ओवर अयोटा क्यूब, 1 ओवर अयोटा 4, अयोटा 5। पहली 4 पावर्स का सम 0, 1 ओवर अयोटा 5, अयोटा 5 में से एक अयोटा ब्रेक कर लें, ऑड पावर ये 1 है, 1 ओवर अयोटा याद रखें, 1 ओवर अयोटा को रैशनलाइज करें तो ये माइनस अयोटा बनता है, इसका कॉन्जुगेट लेकर इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करो, माइनस अयोटा ओवर ये माइनस अयोटा स्क्वायर खुद क्या होता है, -1 होता है, माइनस अयोटा माइनस इंटू माइनस +1। तो याद रख लें बच्चों, 1 ओवर अयोटा जो है ये किसके इक्वल होता है, माइनस अयोटा के। तो ये बेस्ट ऑप्शन, ये भी इसी तरह से मैंने आपको बता दिया। तो ये अयोटा की कंसेक्टिव पावर से रिलेटेड है, ये एक ओरिजिनल क्वेश्चन है, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आंसर आपने खुद सोचना है। अयोटा पावर n, अयोटा पावर n+1, अयोटा पावर n+2 प्लस अयोटा पावर n+3, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सोचें जरा क्या होगा। यस, 0 होगा। कंसेक्टिव नंबर है n+1, n+2, n+4, 4 कंसेक्टिव पावर, चाहे वो पावर नेगेटिव हैं चाहे वो पावर पॉजिटिव हैं, कंसेक्टिव पावर्स का 4 इकट्ठी अयोटा की पावर हो तो उनका सम क्या होगा, 0। आए स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर 1 के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। ये मैंने नस्ट के कुछ ओरिजिनल पास पेपर क्वेश्चन आपसे शेयर कर रहा हूं, इनसे रिलेटेड फिर आगे मैंने टॉपिक भी किया। ये वाला सवाल और इससे पहले मैंने एक सवाल करवाया, मेरे प्रीवियस लेक्चर में देख लें, मेरे इस लेक्चर में देख लें, 1 ओवर अयोटा वाला, सिग्मा 1 ओवर अयोटा वाला सवाल और एक ये वाला सवाल, ये नस्ट यूनिवर्सिटी के पेपर में जो है कई बार रिपीटेडली आया हुआ है, ये वाला सवाल और 1 ओवर अयोटा वाला सवाल, सिग्मा 1 ओवर अयोटा वाला। एक ये भी सवाल आया हुआ है, कई बार ये आया हुआ है, वो कहता है इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट बताएं, और ये सवाल भी
मैंने बताया था कि मैं ओरिजिनल पास्ट पेपर में से ओरिजिनल क्वेश्चन आपसे शेयर करूंगा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के। इसी में मैंने एक क्वेश्चन फास्ट का भी आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये फास्ट यूनिवर्सिटी में ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये फास्ट का ये आया हुआ है। तो मैं बेटा आपको साथ क्लियर कराता हूँ। इनके डिस्कशन से पहले, इनके सोल्यूशन के डिस्कशन से पहले आप ये देखें कि अगर कम्बिनेशन आ जाए 1 के साथ आयोटा का क्वेश्चन आ जाए, जैसे ये है, या 1 के साथ माइनस आयोटा का क्वेश्चन आ जाए, कम्बिनेशन मैं बताने जा रहा हूँ कि 1 और आयोटा का कम्बिनेशन हो या 1 और माइनस आयोटा का कम्बिनेशन हो, क्वेश्चन में आए तो क्या करना है। इसके लिए बच्चों ये आपको मैं एक बड़ी बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूँ। ये ट्रिक क्या है, आपने ये बात याद रखनी है कि 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर ये वैल्यू होती है 2 आयोटा के बराबर, ये आपने याद रख लेनी। इसी तरह 1 माइनस आयोटा होल स्क्वायर ये किसके इक्वल है, ये -2 आयोटा के इक्वल है। कैसे, अब इसके सामने मैंने रीजन बताई हुई है। इस स्क्वायर को ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बेटा आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो ये और ये कट जाएंगे, तो वैल्यू क्या बची, बनी पीछे वैल्यू रही 2 आयोटा बनी वैल्यू। इसी तरह से 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, इस पे a माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो ये आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, 1 और -1 ये काट जाएंगे, तो ये वैल्यू क्या है, -2 आयोटा के बराबर है। 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस है तो -2 आयोटा, प्लस है तो +2 आयोटा। अब आपको कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि इसकी क्या वैल्यू है, इसकी क्या वैल्यू है, या इसकी क्या वैल्यू है, तो आपने यही ट्रिक यूज करनी है। क्या, अब जैसे ये देखो वो पूछ रहा है 1 प्लस आयोटा पावर 8 इस क्वेश्चन में, तो आपने 8 पावर को ब्रेक नहीं करना, आपने क्या करना है, पहले 1 प्लस आयोटा का अंदर स्क्वायर बनाएं, ये स्क्वायर 4 8 को डिवाइड करेगा तो 4 पावर ऊपर लिख लें। अब इसका स्क्वायर ना ओपन करें, इसको याद रखना है आपने कि 1 प्लस आयोटा स्क्वायर ये किसके इक्वल है, 2 आयोटा के, वरना आप एक स्टेप अंदर करके भी सॉल्व कर लें। ये 2 आयोटा अंदर वैल्यू बनी है और ऊपर 4 है। अब 2 की पावर 4 अलग सॉल्व कर लें, आयोटा की पावर 4 अलग सॉल्व। 2 पावर 4 दैट इज 16, आयोटा पावर 4, अगर आयोटा की इवन पावर हो और ये 4 पावर 4 पे डिविजिबल है तो 1 आंसर बनता है। सो ओवरऑल 16 आंसर बनेगा, आयोटा पावर 4 1। इस लिहाज से इसको भी देखें तो ये अंदर इसको ब्रेक करके -2 आयोटा लिख लें, ऊपर पावर 6। अब -2 पावर 6 अलग सॉल्व कर लें, आयोटा पावर 6 अलग सॉल्व, -2 पावर 6 दैट इज 64, और आयोटा पावर 6, आयोटा की जब भी इवन पावर है और वो इवन पावर 4 पर पूरी डिवाइड हो रही है तो फिर 1 आंसर है, अगर 4 पर डिवाइड नहीं हो रही तो फिर -1 आंसर है। तो ओवरऑल इसका जवाब बनेगा -64, आप कैलकुलेट कर लें। लेकिन फर्ज कर लो इवन पावर की बजाय, ये तो दोनों इवन पावर हैं, इस तरह से इनमें से किसी की ऑड पावर आ जाए, 1 माइनस आयोटा या 1 प्लस आयोटा के ऊपर ऑड पावर आ जाए, तो फिर इस पे भी वही काम करें जो हम आयोटा की, तो इसमें भी हम वही काम करेंगे जो हम आयोटा की ऑड पावर पे करते हैं। हम क्या करते हैं, एक पावर को अलग से ब्रेक कर लेना है, 1 माइनस, अब इस पे जो है 1 माइनस आयोटा पावर 1 और 1 माइनस आयोटा पावर 6, अब इस पे जो है आपने यही काम करना है। बच्चों एक बात मैं और भी आपको बताता चलूं, फर्ज कर लो ये 1 प्लस आयोटा पावर 8 है, ये 1 माइनस आयोटा पावर 12 है, फर्ज कर लो कोई भी इस तरह का क्वेश्चन है। अब अगर कोई शॉर्टकट में जल्दी इसको करना चाहता है तो ये डायरेक्ट इसकी जगह लिखेगा 2 आयोटा और 8 को 4 में कन्वर्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो जो है हमने क्या किया, उसका 2 पावर बनाई, पीछे पावर 4 बची। समझ गए, शॉर्ट फॉर्म में ये डायरेक्ट आप इस स्टेप पे पहुंच गए। फर्ज कर लो 1 माइनस आयोटा पावर 8 है, अब आप ये स्टेप, यानी मैं नहीं करा रहा हूं, मैं शॉर्ट में जा रहा हूं, इसकी जगह लिखेगा -2 आयोटा और 8 की जगह डायरेक्ट वो लिखेगा 4, यानी हमने बेसिकली एक स्टेप आगे चले गए। इसका 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर डायरेक्ट -2 आयोटा लिखा और स्क्वायर यानी 2 को इस पे डिवाइड करके 4 कर लिया और उससे अगला स्टेप बना लें। सिमिलरली अब इसको देखें, अगर आप ये देखें तो मैंने यही काम किया, ये डायरेक्ट, कोई बच्चा कह सकता है ना कि ये क्या चीज बन गई है, तो मैंने इसकी जगह अंदर वाली वैल्यू की जगह लिखा -2 आयोटा और 6 को मैंने 2 पे डिवाइड कर लिया, वरना आप फिर ये स्टेप एक अलग से करते हैं, कर लें। लेकिन चूंकि एंट्री टेस्ट में जितना टाइम आपको बचेगा
वो बाकी क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस करने के लिए होगा। इसलिए अगर आपको कहीं शॉर्ट ट्रिक अवेलेबल है कर सकते हैं। मैं बहुत सारे टॉपिक्स की शॉर्ट ट्रिक इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। स्टूडेंट्स, मैं अपने इस लेक्चर में इंशाल्लाह आपको नस्ट यूनिवर्सिटी के और दीगर यूनिवर्सिटी के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के साथ साथ उन चैप्टर्स के आर्टिकल भी बताने जा रहा हूँ, टॉपिक्स भी बताने जा रहा हूँ। और फिर नस्ट में मैंने देखा कि कई बार जो है लॉग का क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो एक मेरा लेक्चर इंशाल्लाह लॉग का भी होगा। फिर मैंने मॉडुलस के क्वेश्चंस कराने, इनइक्वालिटी के साथ एब्सोल्यूट वैल्यू मॉडुलस के क्वेश्चन। और एक बहुत बार बात ये आ रही है आइसमटोट से रिलेटेड, वर्टिकल आइसमटोट्स एंड हॉरिजॉन्टल आइसमटोट। कुछ टॉपिक्स बेसिकली वो OA लेवल से उठाकर वहां से क्वेश्चन बनाते हैं, तो वो बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा होता है। तो OA लेवल के बच्चे भी चूंकि NET दे रहे होते हैं, तो उनके कोर्स से भी बहुत सारी चीजें आई होती हैं। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा सारी वो चीजें जो है मैं अपने लेक्चर में आपके साथ शेयर करूं। तो इंशाल्लाह मेरे लेक्चर अगर आप मुकम्मल सुना करेंगे तो इंशाल्लाह मेरा ये वादा है, अल्लाह पाक से मेरी ये उम्मीद है, इंशाल्लाह ताला मैं आपसे ये वादा कर रहा हूँ कि आप इंशाल्लाह 100% पेपर अटेम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो मैं हर तरह से, हर एंगल से, हर साइड से चीज़ों को कवर करके उनसे रिलेटेड चीज़ों से रिलेटेड MCQs भी साथ साथ कराऊंगा और इंशाल्लाह ओरिजिनल पास पेपर क्वेश्चंस उठाकर आपको समझाऊंगा, ताकि वो ना भी रिपीट होकर सवाल आए, लेकिन उन जैसा अगर आता है तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। तो ये फिर इस तरह से आप इसको देख लें। ये अब आगे वैल्यू बनेगी, क्यूब को ओपन करें, -8 अयोटा क्यूब। अयोटा क्यूब जो होता है, जब भी ऑड पावर आए, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया, मैंने अपने इस लेक्चर में बताया, जब भी ऑड पावर आए अयोटा की तो उसको इस तरह से सॉल्व कर लें। ये देख लें, अब आगे ये मल्टीप्लाई कर लें। अच्छा, अगर इसी का वो रियल पार्ट पूछे और इमेजिनरी पार्ट पूछे, तो रियल पार्ट इज 1 और इमेजिनरी पार्ट इज 8। याद रखें, A + B अयोटा, A रियल पार्ट होता है और B क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट। तो 1 रियल है और 8 जो है वो इमेजिनरी पार्ट। अब आ जाएं आप इन क्वेश्चंस पर। आपको अब कोई इशू नहीं है इन क्वेश्चंस को करने में। इसको इसी तरह से आप सॉल्व कर लें। ये -2 अयोटा होल पावर 5 और 7 अयोटा, आगे इसको सॉल्व कर लें। ये -32 अयोटा पावर 5, अयोटा पावर 5 को आप सॉल्व कर लें, अयोटा इंटू अयोटा 4, और उस तरह से मल्टीप्लाई करके फिर रियल और इमेजिनरी पूछता है तो भी बता दें। स्टूडेंट्स, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, इसको आप देखें, ये कट जाता है, ये टोटली वैल्यू कट रही है। कैसे? 1 + अयोटा पावर 4 और ये इससे कट जाएगी, 1 - अयोटा पावर 4 और इधर ये कट। इसका कॉन्जुगेट अभी इंशाल्लाह मैंने अगले लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट, उससे रिलेटेड बहुत बेहतरीन चीज़ें भी आपसे शेयर करनी है और प्रॉपर्टीज़ भी शेयर करनी है। फिलहाल किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, उसका वो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर लेता है। यानी ये कट के 1 बची वैल्यू, पीछे सिर्फ ये रहेगी, इसका ये कॉन्जुगेट है, इसका रियल पार्ट 3 और इमेजिनरी पार्ट 4 है। तो वो पूछ रहा है कि इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या है। इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट, ये सामने पावर नेगेटिव है, इस पावर को आप नीचे ले जाकर ओपन कर लें। ये सामने मैंने कर दिया, ये देख लें, A² + B² -2AB, ये -9 है, 1 - 9 -8 है। इसको आगे फिर रैशनलाइज करना है, क्योंकि नीचे कोई भी इमेजिनरी पार्ट आ जाए, नीचे कोई भी कम्प्लेक्स नंबर हो, तो उसको हमेशा आपने रैशनलाइज करना है। याद रखो, जब भी अयोटा की वैल्यू डिनोमिनेटर में पड़ी हो तो उसको बच्चों आपने हमेशा ऊपर ले जाना है। दैट्स वाई हम वहाँ पे रैशनलाइज करते हैं, क्योंकि इस फॉर्म में हमने कम्प्लेक्स नंबर को लिखना होता है, तो हमेशा यहाँ से आगे रैशनलाइज करना है। इधर आप इमेजिनरी और रियल पार्ट नहीं बताएंगे, कम्प्लेक्स नंबर को ऊपर ले जाकर इमेजिनरी और रियल पार्ट बताएंगे। दैट्स वाई आपने रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज का हमेशा ये रूल है कि कॉन्जुगेट लेकर उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। तो ये रैशनलाइज करके ये वैल्यू बच्ची, आप इसको देखें, ये सिंप्लीफाई करके, तो इसका रियल पार्ट होगा -8/100 और इमेजिनरी पार्ट होगा -6/100। तो उसको बेटा आप -8/100 को थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म, जैसे मैंने रैशनल नंबर में बताया था, 4 पे काट करना, तो ये 2/25 ये रियल पार्ट बनेगा 4 पे काट कर। तो इसका अगर वो रियल पूछता है तो रियल बता दे, इमेजिनरी पूछता है तो इमेजिनरी बता दे। नेक्स्ट, ये वाला टॉपिक भी बड़ा कई बार डिस्कस हुआ है नस्ट में और फास्ट में, ये वाला। अब ये क्या है, क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। तो ये देखें, -1 के साथ √3 अयोटा
का कम्बिनेशन आए तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसके लिए ये चीज याद रख लें, -1 + आयोटा √3/2 ये जो है दिस इज इक्वल टू ओमेगा। ये हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस भी करेंगे, आप मैट्रिक में भी पढ़ कर आए होंगे शायद। तो ये चीज ओमेगा के बराबर है, 2 को उधर ले जाएं तो ये 2 ओमेगा बन जाएगा। -1 + आयोटा √3 दिस इज 2 ओमेगा एंड -1 - आयोटा √3/2 दिस इज ओमेगा स्क्वायर। 2 उधर चला जाएगा तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, -1 - आयोटा √3 दैट इज 2 ओमेगा। तो ये याद रख लें, -1 + आयोटा √3 ये 2 ओमेगा है और -1 - आयोटा √3 दिस इज 2 ओमेगा स्क्वायर। अब इन दो वैल्यूज को याद करके आप क्वेश्चंस करेंगे। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है इस तरह से रिलेटेड, पावर मुझे नहीं याद लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। पावर 5 भी हो सकती है, पावर 6 भी हो सकती है, पावर 7 भी हो सकती है। तो वो मैंने पावर्स भी ली हैं मुख्तलिफ, आपको इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये देखें, जब भी बच्चों -1 के साथ ये आयोटा √3 का कॉम्बिनेशन आ जाए, इससे रिलेटेड सवाल आ जाए, नीचे 2 हो या ना हो उससे कोई मसला नहीं, क्योंकि अगर नीचे 2 हो तो एग्जैक्टली ओमेगा है और नीचे 2 ना हो तो वो 2 ओमेगा बन जाता है। अब इसकी वैल्यू वो पूछ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इस पावर को कभी ना ओपन करें, इसकी जगह आप क्या लेकर आए, 2 ओमेगा। कुछ लोग इसको डी मॉवरीज थ्योरम से कराते हैं। डी मॉवरीज थ्योरम भी कम्प्लेक्स नंबर्स की पावर्स को सॉल्व करने की बड़ी बेहतरीन ट्रिक है एक। लेकिन जब भी क्वेश्चन इस फॉर्म में आए तो डी मॉवरीज थ्योरम की बजाय आप इसको ओमेगा की फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लें। कैसे, ये देखें। अब इसकी जगह आपने सीधा सीधा लिखना है 2 ओमेगा, ऊपर पावर 5, उसी तरह से 2 पावर 5 एंड ओमेगा पावर 5। स्टूडेंट्स याद रखें, ओमेगा क्यूब जो होता है वो 1 होता है। तो जब भी ओमेगा क्यूब से हायर पावर होगी तो हम उसको हमेशा ओमेगा क्यूब में ब्रेक करेंगे। जैसे ये देखो ओमेगा पावर 5 है तो इसको आपने ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा में ब्रेक कर लिया। ओमेगा क्यूब हमें पता है 1 है। जब भी ओमेगा की पावर 3 से ऊपर होएगी, ज्यादा होएगी, क्यूब से ऊपर पावर होगी, तो हम उसको हमेशा ओमेगा क्यूब में ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे। ओमेगा क्यूब 1 है, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर 32 ओमेगा स्क्वायर। लेकिन आंसर इस फॉर्म में नहीं होगा, आंसर अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म में होगा। तो हम ओमेगा स्क्वायर की जगह बच्चों जो है, तो हम ओमेगा स्क्वायर की जगह बच्चों जो है हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। ये ओमेगा स्क्वायर की ये वैल्यू मैंने लिख ली, क्योंकि आंसर इस फॉर्म में होगा। कभी भी आंसर ओमेगा की शक्ल में वो ऑप्शंस में नहीं देगा, वरना तो बच्चे को फौरन हिंट मिल जाता है कि ये क्या हो रहा है या क्या इसमें टेक्निक यूज हो रही है। तो आंसर भी, क्वेश्चन भी कम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में होगा और आंसर भी कम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में होगा, यानी इस फॉर्म में। तो फौरन हमने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर ली। इसको अब 32 के साथ ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, अब 32 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें। ये 2 इससे कट गया, 16, तो ये इसका रियल पार्ट होएगा और ये इसका इमेजिनरी पार्ट। यूं भी कह सकते हैं ना कि इस वैल्यू का रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो ये जवाब है, रियल पार्ट -16 और इमेजिनरी पार्ट होगा -16√3 अगर इमेजिनरी पार्ट बताना है। तो ये आयोटा को मैंने बाद में लिख लिया। ये क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन है, ये आया हुआ है। अच्छा, जब भी बच्चों 1 के साथ आयोटा √3 आ जाए, ये बेसिकली ओमेगा तो होता है ना -1 + आयोटा √3, लेकिन अगर 1 के साथ ये माइनस आयोटा √3 आ जाए या प्लस आयोटा √3 आ जाए 1 के साथ, तो हमने क्या करना है, हमने अब बेटा इसको -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। इसको भी -1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाई -1 यूं समझ लें, क्योंकि हमें जो है -1 बनाना है, ये तो 1 है, तो -1 बनाने के लिए हमने ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई कर लिया और नीचे भी। कोई भी ये बच्चों वैल्यू है ना, तो इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करें तो वो उसमें असर या फर्क नहीं पड़ता, अगेन वो एक्स ही रहती। लेकिन -1 से यहाँ मल्टीप्लाई ऊपर नीचे डिवाइड करने से हमें ये फायदा होगा कि हमारे पास ये वैल्यूज बन जाएंगी। ये वाली वैल्यू जो है ये हमारे पास ऊपर अब बन गई। तो ये -1 + आयोटा √3 दिस इज 2 ओमेगा एंड -1 - आयोटा √3 दैट इज 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये प्लस के साथ हो तो ओमेगा होती है और माइनस के साथ हो तो ओमेगा स्क्वायर होती है, माइनस आयोटा √3 हो तो ओमेगा स्क्वायर। तो ये ऊपर 2 ओमेगा और नीचे 2 ओमेगा स्क्वायर। ये अब सिंप्लीफाई करके अंदर ये वैल्यू बनी।
अब यहां पर देखें बच्चों, एक जरूरी बात मैं आपको बताता चलूं, ये ओमेगा से रिलेटेड आगे टॉपिक आएगा, लेकिन मैं इधर यूज हो रहा है तो बता रहा हूं। ओमेगा का कॉन्जुगेट जो होता है वो ओमेगा स्क्वायर होगा, और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट वो ओमेगा होता है। ये देखो बच्चों, ओमेगा का अगर मैं इस ओमेगा का कॉन्जुगेट लूं तो ये वैल्यू बनेगी। कॉन्जुगेट अभी मैंने बताया कि वो इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करता है, तो अगर हम इसका कॉन्जुगेट लें तो ये चीज बन जाएगी, तो वो ओमेगा स्क्वायर बन जाती है। और अगर हम ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट लें तो वो ये चीज बन जाती है। यानी ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर दे आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। एक और बात भी सुन लें, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। यानी याद रख लो, 1 ओवर ओमेगा ये ओमेगा स्क्वायर होता है, एंड 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर ये ओमेगा होता है। ऐसा क्यों होता है? कॉन्जुगेट तो मैंने अभी लेकर बता दिया, लेकिन ये ऐसे क्यों होता है स्टूडेंट्स? सोचें वजह क्या है। आप याद करें, एक तो इसको अलग से प्रूव भी किया जा सकता है, लेकिन आप याद करें ओमेगा क्यूब अभी मैंने बताया वो 1 है, तो मैं जल्दी से इधर से समझा देता हूं। ओमेगा क्यूब को हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब यहां से ये फॉर्म बना ले रेसिप्रोकल वाली, क्या ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर उधर चला जाएगा, या ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा। तो ओमेगा का रेसिप्रोकल 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा का रेसिप्रोकल यानी 1 ओवर ओमेगा दैट इज ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का रेसिप्रोकल यानी 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर वो ओमेगा होता है। 1 ओवर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होगा, या 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर वो ओमेगा होता है। यानी जब भी नीचे ओमेगा होगा तो आप उसको ओमेगा स्क्वायर लिख लो, या नीचे ओमेगा स्क्वायर हो तो आप उसको ऊपर ओमेगा लिख लो। ये यहां से ये चीज है। तो अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ओमेगा में आंसर क्यों नहीं रख रहे? बेसिकली अभी मैंने बताया कि जवाब जो है वो कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में देगा, या यूं भी कह सकते हैं व्हाट इज इट्स रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। दैट्स व्हाई आपने हमेशा वापस कम्प्लेक्स नंबर में जाना। तो 1 ओवर ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर लिखा, ओमेगा पावर 10 ओवरऑल बन गई। जब भी ओमेगा की 3 से ज्यादा पावर्स होंगी तो आपने फौरन उसको कन्वर्ट करना है ओमेगा 3 में। तो ये ओमेगा क्यूब 9, ओमेगा क्यूब 3 बार बनेगा, तो ओमेगा क्यूब यानी ओमेगा 3 का क्यूब ओमेगा, तो ये 1 इंटू ओमेगा दैट इज ओमेगा। मेरे पास ओमेगा की हायर पावर्स के लिए, यानी कोई बच्चा कहता है कि सर ओमेगा की कोई इस तरह की पावर आ जाए तो उसका क्या तरीकाकार है, उसके लिए भी एक बड़ी वंडरफुल ट्रिक है। ओमेगा की हायर पावर्स के लिए शॉर्ट फॉर्म में, उसमें हम इन तमाम डिजिट्स को उनका सम लेते हैं, सम को हम 3 पे डिवाइड करते हैं। वो टॉपिक बाद में आएगा जब हम ओमेगा की पावर्स हायर पावर्स के लिए करेंगे ना, वो एक अलग से टॉपिक है, तो उधर ये टॉपिक है। चलो मैं इधर ही बता देता हूँ बेटा, कोई भी बहुत बड़ी ओमेगा की पावर आ जाए, फर्ज कर लो ये पावर है या ये पावर है, तो अब हमने इसको 3 पर डिवाइड करने की बजाय इसके सम को 3 पर डिवाइड, इन डिजिट्स का सम ले लें। 107 का सम, ये 1 प्लस 0 प्लस 7, ये बना 8। हमें ओमेगा 8 की पावर के साथ जो ओमेगा का आंसर बचेगा या बनेगा वही आंसर इसके साथ भी बनेगा। यानी ओमेगा 8 पावर को देखें, अब 8 को 3 पर डिवाइड करें तो ये बनेगा ओमेगा 6। असल में हमें ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ये ओमेगा स्क्वायर है, तो इसका जवाब फिर ओमेगा स्क्वायर। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, कोई भी ओमेगा की हायर पावर्स को हमने जब 3 में ब्रेक करना है तो हम उन डिजिट्स का सम ले लेंगे, उन डिजिट्स के सम को देखें तो वो बनता है 8। अब 8 के साथ ओमेगा पावर 8 के साथ जो ओमेगा की आंसर आएगा वही ओमेगा इसके साथ भी आएगा। मैं एक और यहां से एग्जांपल ले लेता हूं। लेट ये बेटा ओमेगा पावर 24 है, तो आप इन डिजिट्स का फौरन सम बना लें। सम इज 6, ओमेगा पावर 6 के साथ जो आंसर बनेगा वही आंसर ओमेगा पावर 24 के साथ भी बनेगा। अब ओमेगा पावर 6 को आप फौरन लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, तो ये तो 1 बन गया। इट मीन इसका जवाब भी 1 और इसका जवाब भी 1, आप चेक कर लें। फर्ज कर लो सर ये चीज आ गई है 213,
जो आंसर 213 के साथ है ओमेगा की पावर, इन डिजिट्स का सम ले लें, 2 + 1 + 3 ये बनता है 6, वही आंसर ओमेगा 6 के साथ भी, चेक कर लें, ये पक्की बात है। अच्छा सर अगर यूं आ गया अब क्या करेंगे? अच्छा इन डिजिट्स का सम ले लें, 1 + 0 + 1 वो बना ओमेगा 2 ओमेगा स्क्वायर, डायरेक्ट लिख, यानी कोई सम 3 से बिलो बन रहा है तो डायरेक्ट वही आंसर लिख लें, लेकिन कोई सम 3 या 3 से ऊपर बन रहा है तो फिर उसके साथ थोड़ी देर के लिए उसको उस फॉर्म में लिखकर ये कन्वर्ट कर लें। ये एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिक है, जब भी हमें ओमेगा की हायर पावर्स के लिए उसको ओमेगा क्यूब में कन्वर्ट करना है तो जो डिजिट्स पावर्स हैं उन डिजिट्स का सम बना लो, वही ओमेगा की दोबारा पावर लिख लो, जो आंसर ओरिजिनल पावर के साथ ओमेगा की पावर का बनना है वही आंसर ओमेगा के उन डिजिट्स के सम के साथ बनेगा। अब इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, -1/2 रियल पार्ट है और √3/2 ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। अब इसको देख लें, अब यहां तो सर 1 है, आपको तो -1 चाहिए होता है, तो वही काम अब इसमें तो ऊपर नीचे मैंने -1 से डिवाइड किया था, यहां भी यही काम कर रहा हूं, मुझे यहाँ -1 बनाना है क्योंकि ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर में -1 होता है, लेकिन जब भी क्वेश्चन में इधर अंदर +1 हो तो -1 बनाने के लिए आप क्या करें, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें -1 से, तो यही काम किया मैंने। अब ये ऊपर तो बन गया 2 ओमेगा स्क्वायर, नेगेटिव है 2 ओमेगा स्क्वायर, साथ नीचे -1 है तो मैंने ओवरऑल -2 ओमेगा स्क्वायर लिख लिया, वरना आप यूं समझ लें, तो मैंने -2 ओमेगा स्क्वायर लिख लिया। अब -2 की पावर अलग और ओमेगा स्क्वायर की पावर अलग, ये बना 64 ओमेगा 12, ओमेगा 12 को आप सॉल्व कर लें या इन डिजिट्स का सम ले लें, इन डिजिट्स का सम 3 बन रहा है तो ओमेगा 3 का जो आंसर होगा वही ओमेगा 12 का आंसर होगा, ओमेगा 3 का आंसर 1 है, ओमेगा 12 का आंसर भी 1 है, तो ये आपका आंसर है।